नमस्कार, मैं HC जैन असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव। आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे बीकॉम फाइनल ईयर के ऑप्शनल पेपर मुद्रा एवं बैंकिंग के इकाई 3 के बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की। बैंकिंग आज एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा उद्योग है। व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योगों का संचालन एवं विकास बैंकों के बिना संभव नहीं है। राष्ट्र की संपन्नता हो या समाज के कल्याण के कार्य हो, बैंकों का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान देश की अर्थव्यवस्था में निहित है। अतः जनहित के दृष्टिकोण से बैंकों की कार्यप्रणाली को नियमित और नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। बैंकिंग व्यवसाय में कार्यशील पूंजी का अधिकांश भाग अंशधारियों का न होकर छोटी छोटी वस्तुओं के रूप में इस देश के विभिन्न नागरिकों का होता है, किंतु बैंक के कार्य संचालन में इन जमाकर्ताओं का कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि ये देश के कोने कोने में फैले होते हैं और बैंक का कार्यक्षेत्र केंद्रित होता है। अतः विनियोक्ताओं, ग्राहकों और बैंक से संबंध विभिन्न पक्षों के हितों की रक्षा करने के लिए एक पृथक बैंकिंग नियमन का होना आवश्यक ही नहीं किंतु अनिवार्य है। यदि हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो बैंक के इन क्रियाओं को नियमन एवं नियंत्रित करने के लिए विश्व में सर्वप्रथम इंग्लैंड में एक मिश्रित पूंजी बैंक अधिनियम 1844 में लागू किया गया। इसके पश्चात अन्य देशों ने भी अपनी अपनी जरूरतों के अनुसार बैंकिंग अधिनियमों का निर्माण किया। भारत में बैंकिंग विधान की आवश्यकताओं का प्रथम अनुभव 1905-6 में बैंकिंग संकट काल में हुआ, जब देश में अनेक बैंक अपनी गलत नीतियों के कारण असफल हुए। अतः सन 1913 के भारतीय कंपनी अधिनियम में बैंकों के नियमन संबंधी कुछ प्रावधान सम्मिलित किए गए, किंतु ये प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए और देश में लगातार बैंक असफल होते रहे। सन 1931 में इसको नियंत्रित करने हेतु केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी ने देश में विस्तृत बैंकिंग विधान की आवश्यकता पर बल दिया। सन 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बैंक के नियंत्रण के अधिकारों में वृद्धि की गई। 1936 में भारतीय कंपनीज अधिनियम के संशोधन के द्वारा बैंकों के नियंत्रण व्यवस्था में सुधार करने का एक सुव्यवस्थित प्रयास एवं पहल की गई। भारत के स्वतंत्र होने पर लोकतांत्रिक सरकार ने देश में बैंकिंग के स्वस्थ एवं सुदृढ़ विकास हेतु एक स्वतंत्र बैंकिंग विधान निर्माण की आवश्यकता अनुभव की। फलस्वरूप बैंकिंग कंपनीज अधिनियम 17 फरवरी 1949 को भारत की विधान निर्मात्री सभा द्वारा यानी संसद में पारित कर दिया गया और 16 मार्च 1949 से इसे देश भर में लागू किया गया। इस अधिनियम में आवश्यकता के अनुरूप समय समय पर अनेक बार संशोधन किए गए। इनमें से सन 1950, 1956, 1962, 1965, 1970, 1972, 1978, 1980, 1985 तथा 88 एवं 1994 में किए गए संशोधन उल्लेखनीय है। सन 1965 में संशोधन कर इस अधिनियम का नाम बैंकिंग अधिनियम 1949 कर दिया गया, जिसकी हम प्रमुख प्रावधानों की चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे कि बैंकिंग अधिनियम के प्रमुख प्रावधान एवं विशेषताएं क्या है। यह अधिनियम बैंकों में प्रचलित अनेक दोषों को दूर करने के लिए, जिसके कारण बैंकें असफल हुई तथा बैंकिंग प्रणाली की स्वस्थ परंपराओं और सम्यक विधियों को संचालित करने के लिए लागू किया गया। इस अधिनियम को सक्रिय रूप से क्रियान्वित करने के जो उद्देश्य थे वो इस प्रकार थे, जिसे हम चर्चा में लाते हैं। पहला है देश में बैंकिंग का संतुलित विकास करना।
और शाखाओं का नियमित प्रसार करने के लिए इस अधिनियम की स्थापना की गई। संतुलन से आशय यह है कि किसी एक शहरी क्षेत्रों में एक से अधिक बैंकें कार्य कर रही है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का नामो निशान ना हो, ऐसी स्थिति में असंतुलन की स्थिति बन सकती है। इस असंतुलन को रोकने के लिए इस अधिनियम का निर्माण किया गया। बैंकों को असफल होने से बचाने तथा बैंकों के मध्य अनावश्यक अस्वस्थ प्रतियोगिता को समाप्त करने के लिए। जैसे कि हमने पहले अभी सुना ही है कि बैंकें अपनी गलत नीति के कारण जब असफल होने लगी और असफल होने से इस देश के नागरिकों का बहुत सारा पैसा जब डूबने लगा, तब जाकर इस अधिनियम को स्थापित किया गया और उन जमाकर्ताओं की पूंजी को बचाने का एक सफल प्रयास इस अधिनियम के माध्यम से किया जाने लगा। और साथ ही यह भी एक उद्देश्य था कि बैंकें आपस में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा न करे, एक मिनिमम क्राइटेरिया पे काम करे ताकि जमाकर्ताओं को उनकी जमा रकम की उचित ब्याज भी मिल सके और इस देश का आर्थिक विकास भी हो सके और बैंकों के भी संचालन संबंधी व्यय पूरे होते हुए उनको भी लाभ की प्राप्ति हो सके, जिससे देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध न हो। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग के व्यवसाय का विकास करने के लिए इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है। शहरीकरण की ओर ध्यान दिया गया, किंतु ग्रामों में जहां इस देश की बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है, वहां पर बैंक खोलने के संबंधी उद्देश्य को लेकर भी इस बैंकिंग अधिनियम का निर्माण किया गया। अंशधारियों एवं जमाकर्ताओं की हितों की रक्षा करने के लिए, चूंकि हम यह पहले भी चर्चा में ला चुके हैं कि इस बैंक में विभिन्न कंपनियों के अंश निवेश होते हैं और जमाकर्ताओं का बहुत सारा पैसा जमा होता है। उनके हितों की रक्षा तभी हो पाएगी जब बैंक मनमाने ढंग से कार्य न कर सके। उन बैंकों के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए भी बैंकिंग अधिनियम का निर्माण किया गया। देश में स्वदेशी बैंकों एवं आधुनिक बैंकों में समन्वय स्थापित करने के लिए, हमें जानते हैं कि जिला स्तर पर भी कुछ बैंकें होती है, राज्य स्तर पर भी बैंकें होती है और राष्ट्रीय स्तर पर भी बैंकें होती है। इनमें आपसी तालमेल कैसा हो, बेहतर ढंग से ये आपस में किस तरह से प्रभावी संप्रेषण के माध्यम से, प्रभावी नीतियों के क्रियान्वयन के माध्यम से देश का समुचित विकास कर सके, इसे समन्वय हेतु भी इस बैंकिंग अधिनियम 1949 रेगुलेटरी एक्ट की स्थापना की गई। मौद्रिक एवं साख की नीतियों को सफल बनाने के लिए किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब उसकी मौद्रिक नीतियां और उदार साख नीति बहुत व्यवस्थित और बहुत अच्छी हो। ऐसी स्थिति में भी इस बैंकिंग अधिनियम का निर्माण किया गया। विभिन्न प्रकार के अध्यादेशों और संसाधनों को अधिनियम के रूप में व्यवस्थित करके प्रस्तुत करने हेतु भी बैंकिंग अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का निर्माण किया गया। इस अधिनियम को मुख्य 5 भागों पर 5 अनुसूचियों में बांटा गया है। बैंकिंग कंपनियों की स्थापना से लेकर उनके सुचारू संचालित होने से लेकर समापन तक के समस्त तथ्यों को कि बैंक कैसे स्थापित होगी, स्थापित करने के लिए क्या नियम होंगे, बैंक किस तरह अपना संचालन कर सकेगी, ग्राहकों से पैसा किस विधि से जमा कर सकेगी, व्यापार उद्योग एवं जरूरतमंदों को यदि ऋण दे सकेगी तो ऋण देने की शर्तें क्या होंगी, एवं यदि कभी बैंक कि कोई ऐसी आकस्मिक परिस्थिति आ जाए कि बैंक को समापन करना पड़े तो वो क्या परिस्थिति होंगी, जिन विधियों के अंतर्गत बैंक के समापन की कार्रवाई की जा सकेगी। अतः हम इस अधिनियम के प्रमुख विशेषताओं पर संक्षिप्त चर्चा करते हैं। पहला, नाम, क्षेत्र तथा तिथि। धारा 1 के अनुसार इस अधिनियम का नाम बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 है। इसका कार्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत है तथा इसके लागू 16 मार्च 1949 को किया गया, जिसके कारण यह अधिनियम बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट 1949 के नाम से प्रसिद्ध है। बैंकिंग कंपनी की परिभाषा इस अधिनियम में दी गई। धारा 5C के अनुसार कोई भी कंपनी जो भारत में बैंकिंग का व्यवसाय करती है बैंकिंग कंपनी कहलाती है। अधिनियम की धारा 5B के अनुसार बैंकिंग का अर्थ उधार देने अथवा विनियोग करने के लिए
जनता से मुद्रा की ऐसी जमाओं को स्वीकार करना है जो मांग पर या किसी अन्य प्रकार से देय हो और जिसे चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्य किसी भी विधियों से निकाला जा सके। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 7 के अनुसार भारत में बैंकिंग का व्यवसाय करने वाली कंपनी को अपने नाम के साथ बैंकिंग या बैंकर शब्दों में से किसी एक शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य है। वो अन्य व्यवसाय करने वाली फर्म, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह उक्त शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तीसरी प्रमुख विशेषताएं हैं बैंकों का व्यवसाय। धारा 6 के अंतर्गत एक विषय की सूची दी है जिसमें उन सभी व्यवस्थाओं का वर्णन है जो बैंक के द्वारा किए जाते हैं। एक बैंक निम्न व्यवसायों में कोई एक या अधिक व्यवसाय कर सकता है, जिसे मैं आपको बता रहा हूं। पहला है जनता से निक्षेप स्वीकार करना, यानी जनता से जमाओं को एक्सेप्ट करना। प्रतिभूति के आधार पर या बिना प्रतिभूति के धन उधार देना या अग्रिम प्रदान करना। इस तरह की सुविधा देकर बैंक आर्थिक विकास को बहुत गति देते हैं। तीसरा है विनिमय विपत्रों, हुंडियों एवं अन्य प्रलेखों का क्रय विक्रय करना, उगाही करना, भुगतान करना और बट्टे पर भुनाना, ताकि विनिमय पत्रों का भुगतान करके वह व्यापारियों को एक प्रकार से आर्थिक सहायता देते हैं, वहीं दूसरे प्रकार से कमीशन के रूप में प्राप्त राशि का उपयोग भी बैंक अपने लाभों में वृद्धि में करता है। साख प्रमाण पत्रों जैसे यात्री चेक, गस्ती पत्र आदि को जारी करता है। पांचवा कार्य है सोना, चांदी और सिक्कों का क्रय विक्रय करना, बहुमूल्य वस्तुओं को अपने अभिरक्षण में सुरक्षित रखना, अंशों, ऋण पत्रों, बॉन्ड्स तथा अन्य प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना एवं इनका अभिगोपन भी करना। अन्य विशेषताओं में विदेशी विनिमय बिलों का क्रय विक्रय करना, विदेशी मुद्रा तथा विदेशी बैंक के नोटों का क्रय विक्रय करना, सुरक्षा तिजोरियों के माध्यम से यानी लॉकर के माध्यम से देश के नागरिकों को उनकी संपत्तियों की सुरक्षा करना, धन तथा प्रतिभूतियों की उगाही करना और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना, वसीयत निष्पादक, एक्सिक्यूटरी ट्रस्टी या अन्य किसी रूप में संपत्ति या जायदाद का प्रबंध करना, व्यापारिक संस्थाओं को उनकी आवश्यकता अनुसार वित्तीय सहायता देना, ग्राहकों के एजेंट के रूप में कार्य करना, अपने दावे के फलस्वरूप अधिकार में आई हुई किसी भी संपत्ति का प्रबंध करना, उसे जब्त करना, उसे विक्रय करना और उस संपत्ति की नीलामी आदि करके उससे धन प्राप्त करना, कंपनी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक और सुविधाजनक भवन आदि क्रय करना, निर्माण कराना तथा रखरखाव कराना। क्योंकि बैंकिंग कंपनियां के लिए किसी अचल संपत्ति की आवश्यकता होती है और एक प्रेमाइसिस में उसे काम करना सुविधाजनक होता है, जहां उस जगह में वह उस मुद्रा को सुरक्षित रख सके, ग्राहकों के समस्त संपत्तियों को वह सुरक्षित रख सके। बैंकिंग कंपनी के अनुषांगिक अथवा संवर्धन एवं विकास में सहायक कार्यों को केंद्र सरकार व रिजर्व बैंक द्वारा विधि सम्मत ढंग से निर्धारित किए गए कार्यों को करना, यानी केंद्र सरकार जो भी आदेश दे, रिजर्व बैंक के आदेशानुसार बैंकों को कार्य संपादित करना, यह भी उसकी विशेषता है। बैंकिंग कंपनी अधिनियम में कुछ कार्य वर्जित भी बताए गए हैं। वर्जित कार्यों की चर्चा हम अधिनियम की धारा 8 और 9 के अनुसार करेंगे, जो एक बैंकिंग कंपनी के लिए निम्न काम वर्जित होते हैं। पहला, कोई भी बैंक बैंकिंग कार्य के अतिरिक्त किसी प्रकार का अन्य व्यापार नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह है कि बैंक केवल मुद्रा का कार्य करेगी, मुद्रा के अलावा किसी भी वस्तु आदि का व्यापार एक बैंक के द्वारा वर्जित माने गए हैं। कोई भी बैंक अपनी सहायक कंपनी स्थापित नहीं करेगी। बैंक अपने कार्यालय भवन के अतिरिक्त अन्य किसी भी अचल संपत्ति को बिना रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के 7 साल से अधिक समय तक अपने पास नहीं रख पाएगी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण वर्जित कार्य है कि कोई भी अचल संपत्ति रिजर्व बैंक की अनुमति के बगैर 7 वर्षों से अधिक समय तक अपने पास नहीं रख सकेगी। बैंक किसी भी अन्य कंपनी की
प्रदत्त पूंजी के 20% तथा अपनी स्वयं की प्रदत्त पूंजी की 30% से अधिक की रकम के अंश विक्रय नहीं कर सकता। बैंक ऐसी कंपनी के अंश नहीं खरीद सकते जिसमें बैंक के संचालक अथवा प्रबंधकों के कार्य निहित है, अर्थात स्वार्थ निहित है। अब हम आगे चर्चा करेंगे बैंकिंग कंपनियों के संबंध में अधिनियम के प्रमुख प्रावधान की अन्य विशेषताएं इसके अगले लेक्चर में।